नदी का रहस्य। शौर्य आधी रात में लालटेन लिए आगे बढ़ रहा था कि उसे सामने की नदी में कुछ बुलबुले के साथ धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही गौर करता है तो अचानक से उसमें से 2-3 चुड़ैल और भूत निकलते हैं जो कि वहां नहा रहे थे। इतना हैवानी रूप उन्हें नहाता देख शौर्य दंग रह जाता है और वो भूत और चुड़ैल उससे कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तूने हमें स्नान करता हुआ देख लिया, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार डालो इसे, जिंदा बच के न जा पाए। इसने दुस्साहस कैसे किया हमारी नदी पर आने का? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। भूत और चुड़ैल उसकी ओर आकर गला पकड़ लेते हैं और शौर्य छटपटाता है और उसकी माँ कमरे में आती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? शौर्य बेटा, छोड़ दो मुझे, मरना नहीं चाहता मैं, बचाओ मुझे छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? कौन तुझे मारना चाहता है? पता नहीं कौन सा सपना देख रहा है शौर्य। तभी माया उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो अपने गाल पर हाथ रखकर उठ जाता है और कहता है, माँ आपने मुझे मारा क्यों? मुझे मारा क्यों सुबह? पागल हो गया था तू? सुन नहीं रहा था मेरी? फिर उठाने के लिए मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, तब जाकर उठा। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है और कैसे सपने देखता है। माँ पता नहीं मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है कि कोई मुझे डरावने से भूत और चुड़ैल गला पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, वो भी एक नदी के पास। और देख ले, भूत वाली पिक्चरें यही होगा। फिर अगर दोबारा देखी तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ पिक्चर तो 1 हफ्ते से ही देख रहा हूँ, लेकिन सपने तो 1 महीने से आ रहे हैं मुझे ऐसे। मुझे तेरी और कोई बात नहीं सुननी, चुपचाप उठ जा। अपनी माँ की बात सुनकर वो तैयार हो जाता है और नाश्ता करता है। शौर्य को ये डरावना सपना पहली बार नहीं आया था। 2 महीने बीत जाते हैं। डरावने सपने उसे अक्सर आते हैं और परेशान करते हैं। एक दिन वो बहुत डर जाता है। उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था। पता नहीं ये सपना मुझे क्यों आता है, और ये नदी शायद मेरे गांव के आसपास की ही है। मैं इस जगह को ढूंढ कर ही रहूंगा। जिस तरह शौर्य को ये डरावने सपने आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय नदी थी, जहां आसानी से गांव के लोग का आना जाना नहीं था। पर अमावस की रात वहां भूत और चुड़ैल आकर नहाया करते थे। उस दिन भी अमावस की रात थी और नदी में बुलबुले से उठ रहे थे। तभी 2-3 भूत और चुड़ैल आकर उसमें नहाते हुए कहते हैं, इससे मैं नदी में स्नान करके अपनी आयु दीर्घायु कर लेंगे और तुम चुड़ैले तो और खूबसूरत हो जाओगे। हाँ, ये बात तो सच है। बड़ी मुद्दतों के बाद मल्लिका ने हमें इस पवित्र रहस्यमयी नदी में जाने के लिए आज्ञा दी है। और गिने चुने भूत और चुड़ैलों को ही इस नदी पर आने की आज्ञा है। चलो जल्दी से नहा लेते हैं ताकि कोई हमें देखे ना। वो भूत और चुड़ैल नहाकर वापस जादुई शक्ति से अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही और भी भूत और चुड़ैल हर अमावस की रात उस समय नदी में आकर खुद को अमर और खूबसूरत बनाते थे। और शौर्य ने भी अमावस की रात ही उस नदी को ढूंढना शुरू किया और एक दिन वो उसी जंगल से गुजरते हुए नदी की ओर जाता है। अरे ये तो वही रास्ता है जो मैंने सपने में देखा था। शायद वो नदी यही होगी। उस नदी का रहस्य तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। शौर्य लंबी लंबी झाड़ियों को पार करता है और उसे वही नदी दिखाई देती है जहां बिल्कुल उसे सपने जैसा दिखाई देता है। और भूत और चुड़ैल निकल कर आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करना। अरे हाँ, मैं लॉकेट लेकर आया था। मरेगा तू, तुझे तो हम दावत की तरह खाएंगे। इतने में शौर्य अपने गले से लॉकेट उनके सामने दिखाता है, जिससे कि उसकी तेज रोशनी से भूत और चुड़ैल चिल्लाते हुए उससे दूर होकर नदी में वापस चले जाते हैं और शौर्य अपनी जान बचाकर भाग जाता है। शुक्र है मैं उस लॉकेट को अपने साथ ले गया था। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। सपना सच हो जाने पर वो 2-4 दिन सदमे में रहता है। इस बीच गांव के 2-4 लोग भूत और चुड़ैलों को उसी नदी में नहाते हुए देख लेते हैं, जिन्हें वो भूत और चुड़ैल मारकर नदी में ही ले जाते हैं। करीब 2 महीने तक यही होता है, जिसके बाद आधे गांव वाले गायब हो जाते हैं। शौर्य के कानों में गायब हुए लोगों की बात पड़ती है तो वो कहता है, ये सब तो बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझे ही इससे रोकना होगा,
क्योंकि इस चीज के बारे में मैं पहले से ही जानता था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब बस गुरुजी की सहायता लेनी होगी मुझे। ये कहकर वो गुरुजी के पास जाने के लिए निकलता है कि 2-4 औरतें रोती हुई दिखती हैं। अरे कैसी फूटी किस्मत है मेरी। मेरे पति कल रात जंगल की सैर करने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। मेरे पति तो खून से लथपथ होते हुए मेरे सामने आए और डरावनी नदी बोलकर दम तोड़ दिए। शायद वो उस नदी के बारे में बता रहे थे। कुछ तो है, उसका पता लगाने के लिए मुझे जाना होगा। तू अकेली नहीं है, मैं भी चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों नदी पर जाती हैं। उनकी बात सुनकर शौर्य उन्हें रोकता है, पर वो नहीं सुनती और जिसका डर था वही होता है। उन दोनों औरतों को भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। शौर्य और लोगों की जान को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन गुरुजी के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ बता देता है और वो कहते हैं, शायद वो नदी भूत और चुड़ैलों के लिए बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसका राज तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये सब करने पर रोक सकता हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिसके सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, इस गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। चलिए गुरुजी। शौर्य के कहने पर गुरुजी अपनी शक्तियों से वहां तपस्या करके उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल वहां उपस्थित हो जाते हैं। तुरंत गुरुजी उन्हें अपने जाल में बाधित कर देते हैं, जिससे वो शक्तिशाली जंजीरों को तोड़ नहीं सकते थे। अरे ओ गुरु घंटाल, पागल हो गया है क्या? क्यों हमें बाधित किया है? छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़, वरना तेरा भी आज अंतिम दिन होगा। देखो, तुम्हें तड़पाने के लिए मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, पर इसका प्रयोग किए बिना मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इस नदी पर आकर क्या करते हो, क्यों करते हो? बताओ, वरना भस्म में डाल दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, वरना हम पहले जैसे ही हो जाएंगे। दरअसल ये हमारे भूतिया लोक की पवित्र रहस्यमयी नदी है जो यहाँ बसती है, इसलिए हम अपने लोक से सभी भूत और चुड़ैल नहाने आते हैं, जिससे हमारी उम्र और सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन जो इंसान हमें नहाते हुए देख लेता है उसे हम मार दिया करते थे, ताकि कोई इस रहस्यमयी नदी के बारे में न जान सके। बहुत गलत किया है तुमने मासूम लोगों की जान लेकर। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। हम अपनी लोक की नदी को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे? मेरे पास तुम सभी को यहाँ से भगाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा इस नदी का उपयोग कर पाओ, तो तुम्हें एक वादा करना होगा कि किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। हम तुम्हारी नदी में एक दखल नहीं देंगे, तुम भी हमारे गांव में कभी दखल नहीं दोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी नदी को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हमारी मल्लिका बहुत नाराज हो जाएंगी। अगर बचाना चाहते हो तो इस समझौते को मान लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। घाटा तुम्हारा ही है। क्या कहते हो? इनकी बात माननी चाहिए। मान लो, वरना बहुत बुरा होगा। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। ठीक है गुरु घंटाल, हम तेरी बात से सहमत हैं। हमारे नहाते समय भी कोई नहीं आना चाहिए। हम भी तुम्हारी दुनिया में दखल नहीं देंगे। ठीक है, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं क्षण भर भी नहीं लगाऊंगा इस समझौते को तोड़ने में। इसके बाद सारे भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में रहते हैं और उस रहस्यमयी नदी पर जाते भी थे तो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहीं गांव के लोग भी इस ओर आना छोड़ देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर क्या दोनों अपने वादे को, नदी के समझौते को बरकरार रखेंगे? आगे भी कुछ करेंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। चुड़ैल, बारिश और गरीब बच्चे। मॉनसून का बड़ा सुहावना मौसम था, जहां कुछ दिनों से छमछम बारिश होने लगी थी। वहीं फुटपाथ के किनारे कुछ बच्चे बारिश के आने पर कहते हैं, रोहित जल्दी आजा, बारिश शुरू हो गई है। नाव बनाकर बारिश में मजे करेंगे। आया कपिल, बस नाव बना लो। अरे तुम दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं और पायल भी तुम्हारे साथ बारिश में मस्ती करेंगे। आ जाओ आ जाओ, हम जितने सारे होंगे मजा उतना ही तो आएगा। ये बच्चे इकट्ठा होकर बारिश में कूदने लगते हैं। उनके चेहरे की चमक से साफ जाहिर होता है कि इन फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का कोई सहारा नहीं था। लेकिन बारिश के आते ही बच्चे फूल की तरह खिलखिलाकर बारिश में नाचने गुनगुनाने लग जाते हैं। चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। हे घोड़ी जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहाँ से आए तुम?
चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम चक। चलो नाव बहाने चले। हाँ हाँ, अपनी नाव की रेस लगाएंगे। कागज की नाव पानी में आगे तक जाएगी, जिसकी वही जीतेगा। ठीक है। इस तरह चारों बच्चे अपने नाव से बारिश के पानी में रेस लगाते हैं और पायल की नाव जीत जाती है, जिसके बाद वो बारिश में छम छम कूदने लगती है। चारों बच्चे बारिश में खेल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर बारिश बंद हो जाती है और रोहित कहता है, ओ नो यार, इतनी जल्दी बारिश बंद क्यों हो गई? हाँ यार, कितना मजा आ रहा था ना हमें। हाँ कपिल, मजा तो बहुत आ रहा था। अच्छू! ओहो, इसका छींकना तो फिर से चालू हो गया। इसीलिए हम तुझे मना करते हैं कि बारिश में मत भीगा कर, पर तू तो सुनती ही नहीं। हो गई ना जुकाम तुझे? ओए पागल, जल्दी से पाइप में चल, वरना तुझे और जुकाम हो जाएगा और कपड़े भी बदल लियो। अरे तुम सब तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हमें दिख रहा है तो कितनी ठीक है, आछू आछू कर रही है। ये बोलकर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपने रहने की जगह पर ले जाता है। बेचारे बच्चे खाली पार्क के बड़े बड़े पाइपों में जाकर बैठा करते थे। इस वक्त वो उसी में आकर बैठते हैं। कुछ ही देर में प्रीति तेज बुखार से तप जाती है। उसकी हालत देखकर पायल कहती है, अरे प्रीति, तुझे तो तेज बुखार आ रहा है और तेरे तो कपड़े भी भीग चुके हैं और हम पर भी है नहीं, क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। प्रीति, प्रीति क्या हुआ तुझे? रोहित, कपिल लगता है ये बेहोश हो गई है बुखार में। हमें इसे डॉक्टर अंकल के पास दिखाना होगा, पर हम पर तो पैसे भी नहीं है। अरे प्रीति, उठ ना, उठ जा प्रीति, उठ जा, मैं कोई मदद लेकर आता हूँ। तब तक तुम प्रीति का ख्याल रखना। रोहित और कपिल प्रीति की मदद के लिए लोगों के पास जाते हैं। रोहित चुपके से किसी के घर में घुसकर कपड़े निकाल कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल लोगों के पास जाता है। अंकल, अंकल मेरी मदद कीजिए प्लीज, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बहन को बुखार आया है। तुम सड़क छाप बच्चे ना, झूठ बोलकर पता नहीं क्या क्या करते हो, और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें ये सब सिखाते हैं कि लोगों से पैसे मांगो। चलो फूटो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी बहन को बुखार आ गया है, बस थोड़े से पैसे दे दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे चल भाग यहाँ से। ये बोलकर वो आदमी कपिल को धक्का दे देता है और वो एक डॉक्टर की दुकान पर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर भी कपिल की बात नहीं मानता और उसे भगा देता है। रोते हुए कपिल वापस आता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई मदद भी नहीं मिल रही। प्रीति ठीक कैसे होगी? अरे कपिल, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ? नहीं यार, कोई मेरी नहीं सुन रहा, सब मुझे भगा देते हैं। वो सोचते हैं हमारे मम्मी पापा हमसे ही करवा रहे हैं। खैर तू वो सब छोड़, प्रीति को कपड़े ला कर दिए? हाँ भाई दे दिए, लेकिन वो बहुत ठिठुर रही है, उसका बुखार भी कम नहीं हुआ, उसे दवाई दिलानी ही होगी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कपिल, कुछ मदद मिली? मुझे भूख लग रही है, हम खाना कहाँ से खाएं? यार भूख तो हमको भी लग रही है, 2 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम कितने गरीब और बदनसीब हैं। अगर हमारे पास मम्मी पापा होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। रोते हुए मासूम बच्चों की बात पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है। ये बेचारे बच्चे कितना बेसहारा और हताश हैं। इन पर तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। चुड़ैल इतना कहती है कि जोर से बारिश आ जाती है। चुड़ैल उन्हें बचाने के लिए अपने जादू से उनके सिर पर एक बादल की छाया बनाती है, जिससे बच्चे भीगते नहीं और हैरानी से कहते हैं, अल्लाह, ये जादू कैसे हो गया? हमारे सर के ऊपर एक बड़ा सा बादल है और उससे हम भीग भी नहीं रहे हैं। अरे हाँ, सच में जादू है। पर ये सब हुआ कैसे? बच्चों, मैंने किया है ये सब, और तुमने कुछ भी नहीं खाया ना? लो तुम्हारे लिए खाना। पर आप तो चुड़ैल आंटी हो। हाँ हूँ तो, पर अच्छी चुड़ैल आंटी हूँ, मुझसे डरो मत। ये कहते ही वो जादू से लजीज खाना उनके सामने लाती है। वाह चुड़ैल आंटी, ये तो बहुत सारा खाना है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं देखा। ये खाना देखकर तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी से खाना शुरू करो। चुड़ैल के कहते ही सारे बच्चे बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं और पेट भरकर पाइप में लेट जाते हैं। इसमें तुम कैसे रह रहे हो? रुको,
अभी तुम्हारे लिए अच्छा सा रहने की जगह बनाती हूँ। चुड़ैल ये कहते ही पास के पेड़ पर एक ट्री हाउस बना देती है जो अंदर से बहुत ही अच्छा होता है। उसमें जाकर बच्चे बेड पर कुर्सी पर कूदने लगते हैं। चुड़ैल आंटी, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा घर है। हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो हमें बहुत नींद आएगी और यहाँ बारिश में भीगेंगे भी नहीं और खाना भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, सब बच्चे सब कुछ कर सकते हो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल आंटी, हमारे कपड़े देखो ना, बहुत गंदे और फटे हुए हैं। आप इन्हें नया कर दो। रीति की बात सुनकर चुड़ैल चारों बच्चों को बहुत सारे कपड़े दे देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। बच्चे चुड़ैल के साथ बहुत खुश रहते हैं। चुड़ैल भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तभी एक दिन बच्चे उससे कहते हैं, चुड़ैल आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? इसकी एक छोटी सी वजह है बच्चों। कुछ समय पहले ये जगह गांव की तरह थी। यहाँ एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी कि बाढ़ की वजह से मेरी झोपड़ी बाढ़ में बह गई। साथ ही तुम्हारी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा था। उस बाढ़ में मैं ना तो अपने बच्चे को बचा पाई और ना ही खुद को। उस हादसे में मैं मर गई। अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं तुम सबको इस बारिश से बचाना चाहती हूँ। रोड पर इस तरह रहना, लोगों का धिक्कारना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मदद करने के लिए आ गई। चुड़ैल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हमें ये तो नहीं पता कि मम्मी कैसे ख्याल रखती हैं, पर जैसा आपने हमारा ख्याल रखा उससे यही लगता है कि काश हमारे पास आप हमेशा रहती। पर बच्चों, मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर? ये बोलते ही चुड़ैल एक आम औरत का रूप लेकर चारों बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाती है और एक औरत से कहती है, सुनिए, मैं कांता देवी हूँ। दरअसल ये चारों बच्चे मुझे फुटपाथ पर मिले। मैं इन बच्चों के साथ ज्यादती होती देख नहीं पाई। इनके पास रहन सहन के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में जगह दें और सम्मान से बच्चों को रखें। आपने बेसहारा बच्चों को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यहाँ अच्छे से रहेंगे। बस आप लीगल फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। कुछ देर बाद चुड़ैल सारी लीगल फॉर्मेलिटी कर देती है, जिसके बाद बच्चे अनाथ आश्रम में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ट्रेन पटरी में फंसा चुड़ैल का पैर। मंडा गांव के बाहरी मेन रास्ते पर एक रेलवे पटरी थी जहां से अक्सर ट्रेन तेज रफ्तार में गुजरा करती थी। वहां ट्रेन के आने का कभी भी पता नहीं चलता था। एक दूध वाला साइकिल लिए रेल पटरी को क्रॉस करता है कि अचानक से ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है और उसे मार कर चली जाती है, जिसमें भीमा की मौत हो जाती है। आसपास के लोग जमावड़ा लगाकर बातें करने लगते हैं। अरे अरे, कोई उस आदमी को बचाओ, देखो सांस बाकी है भी या नहीं, बड़ी बुरी तरीके से ट्रेन से कटकर मर गया। पता नहीं ये रेलवे प्रशासन क्या करती है, बीच में ट्रेन की पटरी डाल रखी है। सबसे ज्यादा लोग गांव में आने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इन लोगों ने कोई सावधानियां नहीं बरती। अरे जाकर कोई देखो उस आदमी को। अरे ये आदमी तो मर गया, इसके घर वाले कितनी चिंता करेंगे। गांव के लोग उस आदमी के शव को पहचान कर घर तक पहुंचाते हैं और पुलिस, रेलवे अधिकारी व मुखिया से उस रेलवे की पटरी की सुरक्षा से जुड़ी बात करते हैं। फाटक बनवाने की मांग करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी किसी भी बात को नहीं सुनता। 3 महीने बीत जाते हैं। इस 3 महीने में और भी छोटे मोटे हादसे उस रेलवे पटरी पर हो जाते हैं। कभी कभी तो किसी का पैर भी फंस जाया करता था, पर किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगता था। इन लोगों से विनती कर ली, लेकिन प्रशासन सुनने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पर जब इनका कोई अपना यहाँ अफसोस मनाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा होगा तब इनके समझ में आएगी। बच्चों, तुम एक बार फिर से अर्जी दे कर आओ इस रेलवे पटरी की। क्या पता वो भूल गए हों, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। अम्मा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कह रही हैं तो एक बार हम और पता कर लेते हैं। ऐसा कहकर अर्जुन राखी पास के पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं, दरोगा साहब, आप जानते हैं कि हम उस रेलवे पटरी की कितनी बार FIR आपको करा चुके हैं, लेकिन आप कभी तो लिखते भी नहीं है और कभी लिखकर भी सुनवाई नहीं करते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? लोग अपनी कब तक जान गंवाएंगे?
कुछ तो हमारी सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए। अरे जब आगे से सुनवाई नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मैं ईंट पत्थर तोड़ के तुम्हारे लिए फाटक बनवा दूंगा क्या? देखो मुझे ज्यादा परेशान मत करो वरना जेल में अंदर कर दूंगा। चलो भागो यहाँ से, दोबारा आए तो छोड़ूंगा नहीं। अब आपको सच में किसी की फिक्र नहीं है। पता नहीं कब आप इस बात को समझेंगे कि फाटक बनना वहाँ बहुत जरूरी है। ये रेल की पटरी पता नहीं और कितने लोगों की जान लेगी। चलो अर्जुन यहाँ से। हाँ भाभी। दोनों वहां से उल्टे पांव वापस आ जाते हैं। उसी शाम सरोजनी अपनी 13 साल की बेटी पूर्वी के साथ मंदिर से दर्शन करके रेल पटरी को पार कर रही थी। इतने में रेल पटरी में सरोजनी का पैर फंस जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पैर तो फंस गया इसमें। शंभू महाराज बचाओ मुझे। क्या हुआ? आप आगे क्यों नहीं चल रही हैं? पूर्वी बेटा, मेरा पैर फंस गया है पटरी की लाइन में। लाओ माँ, मैं पैर निकालने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से बेटा, कहीं तेरे हाथ में ना लग जाए। उसकी बेटी पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं होता। इतने में ट्रेन की आने की आवाज उसे आती है जो कि तेज रफ्तार में आ रही थी। तभी छटपटाते हुए सरोजनी कहती है, बेटा तू यहाँ से चली जा, ट्रेन आ रही है, मेरा पैर नहीं निकल रहा है, फंस गया है बुरी तरीके से। तू जा बेटा, कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा तुझे जाना पड़ेगा, जा। मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। माँ नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं भी। अरे कोई है, कोई बचाओ, मेरी मम्मी का पैर फंस गया है। अंकल आंटी कोई मदद करो। पूर्वी, ट्रेन बहुत रफ्तार से मेरी ओर आ रही है, जा यहाँ से। पूर्वी अपनी माँ की मदद के लिए गुहार लगाती है लेकिन उस सुनसान जगह पर उसके अलावा कोई नहीं होता। इतने में सरोजनी अपनी बेटी को धक्का मारती है जिसके बाद ट्रेन उसे कुचल कर चली जाती है और सरोजनी अपनी बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी बेटी अपनी माँ के लिए बहुत रोती है। वह आगे जाकर इधर उधर भटकती है लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता, ना उसे कोई पुचकारता है। काकी, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई उस ट्रेन पटरी की वजह से। मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अरे चल निकल निकल भिखारी कहीं की, जब तेरी माँ ही नहीं है तो मैं क्यों तुझे देखूं। चल जाकर आगे भीख मांग। बेटी इधर आओ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर राखी उसे खाना खिला देती है लेकिन थोड़ी देर बाद पूर्वी कहीं और चली जाती है। पूर्वी अपनी माँ को याद करते हुए उसी रेलवे पटरी पर पहुंच जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वापस आ जाओ। माँ, मुझे आपने धक्का क्यों मारा? मुझे भी अपने साथ ले जाती। पूर्वी रोती है कि उसे भी पास आती हुई ट्रेन की आवाज आती है। वह अपना पैर हटाने की कोशिश करती है मगर उसका पैर भी वैसे ही फंस जाता है और वह रोने लगती है। ट्रेन कितनी करीब आती है, वह मदद की गुहार लगाती है। तभी उसकी चुड़ैल माँ वापस आती है और अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोककर पूर्वी का पैर वहां से निकाल देती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तेरे पाँव से तो खून निकल रहा है। माँ, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी चुड़ैल अपने जादू से बेटी की मरहम पट्टी कर देती है और गुस्से से कहती है, ये रेलवे अधिकारी, प्रशासन, पुलिस ऐसे नहीं समझेगी। इन्हें अपनी भाषा में समझाना होगा, मुझे तभी समझेंगे। चुड़ैल रूप बदलकर उन पुलिस और रेलवे अधिकारी से रेल पटरी पर फाटक बनाने की मांग करती है तो वो कहते हैं, अरे अरे, लोगों को कितनी बार भी मना कर दो लेकिन कोई ना कोई इस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंच ही जाता है। वहाँ रेल अधिकारी मेरे सिर चढ़े हैं, अभी इनको सबक सिखाता हूँ। सबक तो मैं तुझे सिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उस पुलिस वाले के सिर के बाल को पकड़कर घसीटते हुए उस रेल पटरी पर ले आती है और अपने जादू से पैर फंसा देती है। तभी वह घबरा कर कहता है, चुड़ैल, अरे मेरा पैर ऐसे क्यों फंसाया है? छोड़ो मुझे। ताकि ये बात तेरे बेजे में उतर जाए कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है और मौत कितनी भयानक होती है। अपनी आंखों से भी मौत का मंजर देख। अगर तूने महीनों पहले लोगों की अर्जी सुन ली होती तो आज तेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुलिस वाला गिड़गिड़ाता रहता है मगर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है। ट्रेन के आने से वह पुलिस वाला कटकर मर जाता है। पुलिस वाले के मरने से ये बात जल्दी ही फैल जाती है, जहां रेलवे अधिकारी फाटक बनाने के लिए मंजूरी दे देते हैं मगर काम चालू नहीं करते। चुड़ैल फिर रेलवे अधिकारी की बेटी को ले जाकर उस रेल पटरी पर लेटाकर बांध देती है।
जहां ट्रेन धीरे धीरे उसकी ओर आती है। देख जगमोहन, अपनी बेटी की मौत को भी देख ले। तुझे लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। एक फाटक बनाने में तूने अरसा लगा दिया। मुझे माफ कर दो, ये काम जल्दी ही शुरू करवा दूंगा। अब कोई मौत यहाँ नहीं होगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ा तो है, लेकिन मरने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा, पापा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। तभी पूर्वी अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहती है, माँ मत करो, वो अपनी गलती मान रहा है। लड़की मेरे जितनी ही तो है, प्लीज माँ छोड़ दो उसे। तू कहती है तो छोड़ देती हूँ। जगमोहन यादव, जब तक तू यहाँ ये बनवा नहीं देगा, तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं पक्का फाटक बनवा दूंगा यहाँ। चुड़ैल बेटी को बचा लेती है, जिसके बाद ट्रेन वहां से गुजर जाती है। एक हफ्ते तक चुड़ैल उसकी बेटी को अपने कब्जे में रखती है, जहां पूर्वी उसके साथ खेलती है। वो दोस्त बन जाती है। वहीं रेलवे अधिकारी जगमोहन वहां फाटक तैयार करा देता है, जिससे आने वाली ट्रेन के आते ही फाटक बंद हो जाया करता था। चुड़ैल जगमोहन की बेटी उसे लौटा देती है। तभी वो कहता है, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ, इसलिए तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी समझकर पालूंगा और उसे बहुत प्यार दूंगा। मुझे अच्छा लगा ये सब सुनकर। अब मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं है। ये कहते ही चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और साथ ही वहां रेल पटरी पर अब कोई मौतें नहीं हुआ करती थी।